नमस्कार दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर के होने के बाद रशिया को टारगेट किया गया वेस्टर्न देशों के द्वारा ताकि रशिया की इकोनॉमी को कमजोर किया जा सके। ये इनकी स्ट्रेटजी थी रशिया को नष्ट करने की, रशिया को युद्ध में हराने की। क्यों? अर्थशास्त्र में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि एक मजबूत अर्थव्यवस्था में ही एक मजबूत मिलिट्री का निवास होता है और एक मजबूत मिलिट्री ही एक मजबूत राष्ट्र बना सकती है। अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी तो अपने आप उसकी मिलिट्री भी कमजोर होती हुई दिखाई देगी। यहां पर रशिया के खिलाफ भी उसी चाल को चलने का प्रयास वेस्टर्न कंट्रियों द्वारा किया गया, जहां पर रशिया की इकोनॉमी को हिट करने के लिए, टारगेट करने के लिए रशिया के ऊपर अलग अलग प्रकार के सैंक्शन लगाए गए, यूएस के द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जिसका असर पहले वर्ष में रशिया के ऊपर दिखाई दिया। बट रशिया की इकोनॉमी वापस से रिबाउंड होती हुई दिखाई दे रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद रशिया नहीं कह रहा, बल्कि खुद वेस्टर्न मीडिया, खुद वेस्टर्न कंट्रियों द्वारा क्रिएटेड मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं। रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 3.2% की मानी जा रही है 2024 में, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ। और आईएमएफ ने यह भी कहा है कि इस पूरे वर्ष में जितने भी एडवांस इकोनॉमी है उनमें से सबसे तेज ग्रोइंग कंट्री होगी रशिया। आप यहां पर भी देख सकते हो, रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर खुद भी कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो 2023 में तो तेजी से ग्रो की ही है, 2024 में भी और तेजी से ग्रो करेगी, जो क्लियरली दर्शाता है कि रशिया की इकोनॉमी अभी रिबाउंड कर रही है। 2023 के कुछ क्वार्टर के अंदर रशिया की इकोनॉमी डाउन गई थी, पर अचानक से अब रशिया की इकोनॉमी रिबाउंड कर रही है। सवाल उठता है कि रशिया के अंदर ये चीज हो क्यों रही है? क्या मल्टीपल कारण देखने को मिल रहे हैं और कहां ये लिंक है जो वापस से एक रिवर्स माइग्रेशन रशिया के अंदर देखने को मिल रहा है? उससे कैसे ही रशिया के अंदर एक बड़ा चेंज करेगा और भारत का इससे क्या लिंकेज है? इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में साथी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स जो है वो खोले जा चुके हैं। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड जो है वो यूज करोगे तो। इसके अलावा इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर पढ़ा रहे हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी के, सबसे कम रेट के कोर्स के अंदर। कम रेट के कोर्स आप ऑफलाइन के अंदर जाके देख सकते हो, आपको खुद समझ में आ जाएंगे सबसे कम रेट के हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स ऐसे, क्योंकि आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि टॉपर्स इस प्लेटफॉर्म से निकले हैं, ऐसी कंडीशन में क्वालिटी अपने आप अच्छी है। और ये हमारे क्लासरूम के बच्चे हैं, ये टेस्ट सीरीज के बच्चे नहीं है, ये इंटरव्यू गाइडेंस के बच्चे नहीं है, आप यहां क्लियरली देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। तो देखो, रशिया की अगर इकोनॉमी की बात करूं तो रशिया की इकोनॉमी के अंदर एक मेजर पोर्शन जो उसके एक्सपोर्ट में रहा वो था क्रूड ऑयल। शुरुआत में क्रूड ऑयल की वजह से रशिया की इकोनॉमी कमजोर नहीं पड़ रही थी। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह था कि जब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए और ऑयल का इंपोर्ट यूरोपियन यूनियन द्वारा बंद किया गया तो रशिया ने एक नया रिजॉर्ट ढूंढा। रशिया ने भारत को डिस्काउंटेड रेट में, चाइना को डिस्काउंटेड रेट के अंदर ऑयल दिया, जिसके कारण से रशिया ने एक नया मार्केट ढूंढा। और जब रशिया को नया मार्केट मिला तो ये जो नए मार्केट थे, इन्होंने रशिया से बहुत ज्यादा मात्रा में तेल लिया, जिसके कारण से शुरुआती समय में रशिया की इकोनॉमी जो है वो डाउन नहीं गई थी। उसके अलावा यूएस डॉलर के इफेक्ट को अवॉइड करने के लिए रशिया ने कई सारी लोकल करेंसी डील की, जैसे इंडिया के साथ में रूपी रूबल एग्रीमेंट किया, ठीक उसी तरीके से ईरान के साथ में, ऐसे ही कई सारी लाइक माइंडेड कंट्रियों के साथ में लोकल करेंसी में एक्सचेंज करने की डील साइन की गई। चाइना के साथ में रिसेंटली $260 बिलियन की एक डील साइन की गई है, जहां पर एक वर्ष के अंदर $260 बिलियन का व्यापार लोकल करेंसी में होगा। तो रशिया, जो कि एक समय पर एक मजबूत देश के रूप में देखने को मिल रहा था, 1991 के समय पे एक कोल्ड वॉर लड़ा हुआ है, इसका इन्फ्लुएंस अभी भी है। ऐसी कंडीशन में डॉलर को इसने बड़े पैमाने पे अफेक्ट भी किया है और एक नई मुहिम भी शुरू हो गई डीडॉलराइजेशन की, इन चीजों के चलते। वहीं एक बड़ा कारण यहां पर यह भी है कि कई सारे लोग जिन्होंने रशिया को छोड़ दिया था और रशिया को छोड़ के बाहर चले गए थे, वो अब रशिया वापस लौट के आ रहे हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, देखो, हुआ यह था कि जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर युद्ध किया तो दो प्रकार के लोग थे।
पहले प्रकार के लोग ऐसे थे जो सोल्जर्स थे और उनको लग रहा था कि अब युद्ध शुरू हो गया है तो हमको बॉर्डर पे जाना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, हमारी जान मान की हानि होगी, तो क्यों ना एक काम किया जाए, रशिया को छोड़ के कहीं और चलाया जाए। जिसके कारण से कई सारे सोल्जर्स यंग आबादी के रशिया को छोड़ के चले गए। वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोग ऐसे थे जो पुतिन की आइडियोलॉजी से या फिर इस वॉर के या कहूं मिलिट्री ऑपरेशन के अगेंस्ट थे। ऐसी कंडीशन में उनको लगा कि वॉर की सिचुएशन में रशिया में रहना ठीक नहीं है और उन्होंने रशिया को छोड़ दिया। और रशिया को छोड़ के कहां गए? पड़ोसी देशों के अंदर, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, टर्की, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड। कई सारी फोटोज रिलीज हुई थी उस समय पे, कई सारे न्यूज आर्टिकल ने इस चीज को कवर किया था। लगभग 50,000 लोग अर्मेनिया भाग गए थे, लगभग 1 लाख रशियन जॉर्जिया के अंदर रहने चले गए थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि अधिकतर जो लोग रशिया को छोड़ के गए वो कौन थे? पहले सोल्जर्स और दूसरे वो लोग जो आइडियोलॉजी में स्ट्रांग थे। जनरली यंगस्टर्स होते हैं, तो यंगस्टर लोग जो है वो रशिया को छोड़ के चले गए थे। और यही यंगस्टर्स वर्किंग पॉपुलेशन है रशिया की। ऐसी कंडीशन में जो वर्किंग पॉपुलेशन है रशिया की वो कम हो गई थी, जिसके कारण से रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हो रही थी जितनी तेजी से होनी चाहिए। बट ये स्पेलिंग थोड़ी गलत है, टर्की है, ठीक है। बट अब जो लोग रशिया को छोड़ के पड़ोसी देशों के अंदर गए थे वो लोग वापस से अपने देश में लौट के आ रहे हैं, वापस से रशिया के अंदर आ रहे हैं। मतलब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो यंग आबादी दूसरे देशों के अंदर गई, लेटस से टर्की में गई, कजाकिस्तान में गई, वहां पर वापस जाके सब कुछ शुरू से शुरू कर पाना बहुत मुश्किल है, और वो भी दूसरी कंट्री में। ऐसी कंडीशन में इनको दूसरे देशों के अंदर लाइवलीहुड ही नहीं मिला, जिसके कारण से इनको लगा कि यार भाई रशिया ही ठीक है, अपना ही देश ठीक है। वहीं दूसरी तरफ के शुरुआत में टर्की ने, कजाकिस्तान ने इन रशियन को एक्सेप्ट किया था। अब ये रशियन रहने लगे टर्की के अंदर, कजाकिस्तान के अंदर, पर अब वो जो होस्ट कंट्रीज हैं, वो होस्ट कंट्री ने इनके रेसिडेंट परमिट को रिव्यू करना बंद कर दिया है, कम कर दिया है, और खुद ये कंट्री चाह रही है कि रशियन वापस चले जाएं। जिसके कारण से आप क्लियरली यहां देख सकते हो, जैसे टर्की के अंदर 2022 के अंदर 1,20,000 रशियन थे, वो आधे हो चुके हैं 60,000। वहीं कजाकिस्तान के अंदर 1,46,000 रशियन केवल 80,000 पे आ चुके हैं। और ये कुछ कंट्री हैं, इसके अलावा भी बाकी सारी कंट्रियां हैं, और ये सारे लोग कम होके कहां जा रहे हैं? रशिया। और ये सब यंग लोग हैं। वहीं तीसरा कारण है रशियन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन, जो दूसरे देशों के अंदर इनको फेस करने को मिला। इंटरव्यू के अंदर यह बताया गया कि ऐसे रशियन जो दूसरे देशों के अंदर रह रहे हैं, उनमें से 25% रशियन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन फेस हो रहा है। क्यों? आप अभी इस युद्ध का माहौल समझो। इस युद्ध के अंदर क्या हुआ? इस युद्ध के अंदर रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया। जितने भी वेस्टर्न वर्ल्ड की मीडिया है, जिनके पास में एक डोमिनेटेड मीडिया है, उन्होंने रशिया को टारगेट करना शुरू कर दिया, एक माहौल बनाना शुरू कर दिया। इस वॉर को ऐसा दर्शाया जैसे ये डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी की लड़ाई है। इस वॉर को ऐसा बताया जैसे ये वेस्ट वर्सेस रशिया की लड़ाई है। इस वॉर को ऐसा बताया है कि पुतिन जो है वो गलत कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर दूसरे देशों के लोगों के दिमाग में वो धारणाएं बनी हुई हैं रशियन के खिलाफ। ऐसी कंडीशन में ये रशियन अब दूसरे देशों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। इवन ये वो रशियन है जो वॉर के खिलाफ थे, बट क्योंकि इनकी जो होम कंट्री है वो युद्ध पे है, ऐसी कंडीशन में ये डिस्क्रिमिनेशन फेस होना लाजमी है। ठीक इसी तरीके से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तक, काफी समय बाद तक, यूएस के अंदर इटालियंस और जर्मन्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता था, और भारी मात्रा में। वैसा ही डिस्क्रिमिनेशन अभी रशियन को फेस करने मिल रहा है। इवन कजाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर, जो एक समय पे यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करती थी। तो ये सारे चीज जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, और इन सारे कारणों की वजह से रशियन जो है वो वापस से अपने देश के अंदर लौट जा रहे हैं। और जब वो अपने देश के अंदर लौट के आ रहे हैं, तो उस समय पर वहां पर एक नई वर्किंग आबादी क्रिएट हो रही है। जो लोग रशिया में रुक गए थे, उनसे ज्यादा प्रोडक्टिव लोग ये लोग हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर रशिया की इकोनॉमी तेजी से रिबाउंड कर रही है,
और ये रशिया के लिए एक बड़ी जीत है, वहीं वेस्टर्न कंट्रियों के लिए एक बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो पॉलिसी वेस्टर्न कंट्रियों द्वारा अपनाई गई, कहीं ना कहीं उसका नुकसान उन्हीं को फेस करने को मिल रहा है, जिसके बाद रशिया एडवांस इकोनॉमी के अंदर इवन यूएस से भी ज्यादा तेजी से ग्रो करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को हमें प्राप्त होंगे।